हाँ जी, क्या पढ़ने वाले हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आ जाओ जल्दी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 मोड है हमारे कोर्स में। कौन कौन से तुमने पहले भी लिखे हुए हैं, दोबारा बार बार लिखने की जरूरत है नहीं हमें। कौन कौन से मोड है? फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखते हैं आज की क्लास में हम कर पाएंगे, नहीं तो कल कर लेंगे। अब तुम्हारी 3 दिन 1.5 घंटे की क्लास है, मैंने पहले ही बता दिया है। आओ जल्दी। हाँ जी, अब जरा दिमाग खोल के बैठना, चुपचाप हो जाओ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आते हैं एक्टिविटीज में से, हर चीज में से। अब जैसे वो कोरोजन वाला क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ एक वर्ड हिंट था कि एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन के साथ नहीं दिया उसने, एयर के साथ नहीं दिया उसने, एटमॉस्फेरिक एयर के साथ दिया हुआ है। इसका मतलब आपका खुद का कर्तव्य बनता है घर जाके एटमॉस्फेरिक एयर को नोट्स में ऐड करें कि भैया अगर ये कीवर्ड आएगा तो मुझे ये आंसर लिखना है। सुन रहे हो? इसलिए टेस्ट जरूरी होते हैं। टेस्ट लेने में किसी को मजा नहीं आ रहा, इतने घंटे घंटे लगा के टेस्ट बनाओ, फिर चेक करो, फिर सारी चीजें देखो किसने क्या किया, किसने क्या गलती करी है। मुश्किल होता है। हम भी चिल मारे आराम से, तुम भी चिल करो, लेकिन उस चिल से काम नहीं बनता ना, ज्यादा चिल्लम चिल्ली भी ठीक नहीं रहता है। आओ इधर। हाँ जी, फर्स्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर की 7.1। क्या कह रहा है? एक्टिविटीज पे सवाल आते हैं, ध्यान से सुनो। तुम्हें क्या क्या लिखना है वो मैं बता दूंगी। ये कह रहा है कि 10 ग्राम शुगर लो और 100 ml वाटर में डिसॉल्व करो। हाँ जी, क्या करना है मैम? 100 ml वाटर लेना है। बताना जरा क्या बन जाएगा इससे? इससे मैम बन जाएगा शुगर का सॉल्यूशन। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। शुगर सॉल्यूशन बना लो पहले, उसके बाद ये कह रहा है कि इस सॉल्यूशन में से आप 20 ml सॉल्यूशन जो है वो अलग से दूसरी टेस्ट ट्यूब में ले लो और उस टेस्ट ट्यूब में आप ऐड कर दो ईस्ट के ग्रैन्यूल्स। मार्केट में पैकेट में मिलते हैं ईस्ट के ग्रैन्यूल्स, वो डाल दो। फिर ये कह रहा है कि ऊपर से उस वाली टेस्ट ट्यूब को एक दूसरी टेस्ट ट्यूब बेटा, हर चीज का टाइम होता है, ठीक है? अभी मस्ती का टाइम है तो बाहर चले जाओ, बाहर बैठ जाओ, जाओ वहां जाके मस्ती कर लो। जाओ विनायक, इसको ले जाओ और दोनों मस्ती कर लो, जाके जाओ। अब मुंह से आवाज आई ना फिर देखना, चुप हो जाओ। हाँ जी, 20 ml शुगर सॉल्यूशन लो और उसमें क्या डाल दो? उसमें डाल दो मैम ईस्ट, ठीक है? उसके बाद वो तुम्हें कह रहा है कि इसको इतने अच्छे से कॉटन प्लग कर दो कि यहां से बाहर से एयर ना आने पाए। हाँ जी, क्या करना है? कॉटन प्लग। बताना जरा क्या होगा, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो। अगर ईस्ट को शुगर के साथ छोड़ देंगे तो क्या करेगी ईस्ट? पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ईस्ट को शुगर के साथ छोड़ दिया, क्या करेगी? है दारू देसी बनाएगी। हाँ जी, क्या करेगी मैम? फर्मेंटेशन करेगी धूमधाम से। पिछले चैप्टर में पढ़ा था, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, ये तो पढ़ के आए हो। अब देखो जरा क्या इथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा, वो साइड की बात है। अब तुम्हें एक चीज इंपॉर्टेंट पता है, यहां जो इंपॉर्टेंट है इस एक्टिविटी में, ये इंपॉर्टेंट है मैम, ईस्ट है और ईस्ट के मजे हैं। क्यों? क्योंकि ईस्ट को बहुत सारा खाना मिला हुआ है। इसका मतलब ईस्ट के लिए कैसी कंडीशन है? ईस्ट के लिए यहां पे बन गई है फेवरेबल कंडीशंस। बताओ जरा ये क्या करें मैम? ऐसी कंडीशंस में ईस्ट जो है वो भर भर के उसको ग्लूकोज मिल रही है, तो वो करती है बडिंग करती है ईस्ट। तो तुम्हें वो ऐसा ही सवाल पूछेगा कि ईस्ट है, ईस्ट को शुगर सॉल्यूशन में डाला हुआ है, बताओ कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को वो यूज करती है। इसका मतलब यहां पर सिंपली ये कहना चाह रहा है कि जब भी ईस्ट को हम शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे तो ईस्ट जो है वो ग्रो करेगी, वो रिप्रोड्यूस करेगी बहुत एक्टिवली बाय यूजिंग द मोड ऑफ बडिंग को डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट 1-2 लाइनें हम यहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद उसने क्या बोला है? उसके बाद वो कह रहा है कि तुम्हें आंखों से तो दिखेगा नहीं टेस्ट ट्यूब में वो बडिंग कर रही है, कैसे दिखेगा? तुम्हें यहां से थोड़ा सा सॉल्यूशन लेके किस पे डालना है? टेस्ट उस पे, स्लाइड पे, और स्लाइड को रख लेना माइक्रोस्कोप के नीचे, और माइक्रोस्कोप के नीचे तुम्हें देखनी है वो चीज। तो तुम क्या देखोगे बच्चों? इसका मतलब फर्स्ट एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी मैम? ये ईस्ट है मेरा। हाँ जी, बताना ईस्ट क्या था? ईस्ट कहां पढ़ के गए थे कल? परसों ईस्ट के बारे में क्या पढ़ के गए थे? फंगी है, लेकिन कैसी फंगी है? यूनिसेलुलर है। इकलौती ऐसी फंगस है मैम ईस्ट जो यूनिसेलुलर है। आकांक्षी, यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है? एक सेल। देखो ऐसी शक्ल होती है बहन की, है ना? साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है। रुक जा, साइड के काम तो करने दे। हाँ जी, ऐसे इसके ऊपर एक गोलू गोलू सा बनता रहता है बार बार, और जब ये गोलू बड़ा होता है, जब ये गोलू एक ऑप्टिमम साइज को अटेन कर लेता है तो ये बॉडी से क्या करेगा?
डी अटैच हो जाएगा और एक नई क्या बनाता है, नई ईस्ट बनाता है, बड नहीं ईस्ट। पहले छोटी सी बड बनती है, इसको कहेंगे पेरेंट ईस्ट। पेरेंट ईस्ट के ऊपर बनेगी बड, बड होगी बड़ी यानी कि बड होगी मेच्योर यानी कि बड करेगी ग्रो, और ग्रो करने के बाद ये बड जब पूरी ऑप्टिमम साइज की हो जाएगी तो ये बॉडी से क्या हो जाएगी, डिटैच। और डिटैच होने के बाद ये क्या करेगी मैम, ये अलग से एक डॉटर ईस्ट बना देगी। फिर ये भी सेम यही करेगी, ये करती रहती है, कहीं कहीं बड बन जाती है एक उसके ऊपर, एक ईस्ट के ऊपर। हाँ जी लिखो जरा इस एक्टिविटी के बारे में दो बातें। एक्टिविटी 7.1, एक्टिविटी 7.1 कैप्शन लिखो जरा, लिखो अ पिंच ऑफ ईस्ट इज एडेड टू शुगर सॉल्यूशन, ये आएगा पेपर में। अ पिंच ऑफ ईस्ट ग्रैन्यूल, कैप्शन लिख लो, अ पिंच ऑफ व्हेन अ पिंच ऑफ ईस्ट ग्रैन्यूल इज एडेड टू शुगर सॉल्यूशन। अगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा इसका मतलब वो बडिंग की बात कर रहा है, बडिंग लिखना है, ठीक है। लिखो जरा क्या होगा, व्हेन, लिख लिया, व्हेन अ पिंच ऑफ ईस्ट ग्रैन्यूल इज एडेड टू शुगर सॉल्यूशन। इसके नीचे लिखो कि इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, डिटेल में बडिंग बाद में पढ़ते हैं बट यहां पर लिख लो क्योंकि एक्टिविटी आ गई, एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन आ जाती है। लिखो ईस्ट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस एक्टिवली, ईस्ट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस एक्टिवली। अब आगे लिखो, जो छूट गया छूट गया। ईस्ट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस एक्टिवली by using budding as a mode of reproduction, by using budding as a mode of reproduction। और ये डायग्राम बना लो, आगे डिटेल में पढ़ लेंगे कि ये इस तरीके से ईस्ट है, ईस्ट के ऊपर एक छोटी सी बड बनती है, नाम सीख लो थोड़े थोड़े। जो शुरुआत में सेल लेंगे उसको पेरेंट सेल लिख लेना। और ये बड क्या होती है, बड होती है मैम स्मॉल आउटग्रोथ। जो शुरुआत वाली सेल होती है उसके सरफेस पे एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है और धीरे 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 मैम ये आउटग्रोथ जो है ये बड़ी हो जाती है, और जब ये पूरा ऑप्टिमम साइज एक्वायर कर लेती है तो ये यहां से हो जाएगी डिटैच। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ लेंगे बट अभी इतना बना लो। इसका मतलब अब तुम्हारे पास दो ईस्ट आ गई हैं, एक पेरेंट ईस्ट और एक डॉटर ईस्ट। ये पेरेंट ईस्ट है तुम्हारी और ये जो नई बनी है ये बनी है डॉटर। तो इसमें पेरेंट भी जिंदा है, अभी फिजन में पढ़ेंगे पेरेंट खत्म हो जाता है, पेरेंट के दो टुकड़े हो जाते हैं और दो नए बच्चे बन जाते हैं। यहां पेरेंट जिंदा रहता है, ठीक है, पेरेंट भी जिंदा है और बच्चा पैदा हो गया है। फिजन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो ये हो गई एक्टिविटी। इसका मतलब अगर वो तुमसे पूछेगा बड़े वाला कौन, वो भी ग्रोइंग बड है, जब ये फुल्ली ग्रो हो जाएगी तो ये फिर डिटैच हो जाएगी। हाँ जी लिख लिया। चलो अब अगली एक्टिविटी पढ़ते हैं। तो एक्टिविटीज पे ध्यान दो जरा दिमाग खोल के। ये जो एल्यूमिनियम वाला क्वेश्चन है ये उसी एक्टिविटी में से ही था, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो जो थी ना तुम्हारी एक एक्टिविटी कि एक वो वैक्स से चिपका दिए आयरन नेल को और इसको गर्म कर रहे हैं, तो वहां से था आंसर, क्योंकि आयरन जो वो जो एल्यूमिनियम की रॉड थी वो मेल्ट नहीं हुई थी, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो वही लॉजिक यहां लगाना था। आओ जरा, बन गया। इसको आगे भी हम रिपीट करेंगे इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही उसकी अभी। आओ। हाँ जी, दूसरी एक्टिविटी, एक्टिविटी 7.2 ये कहती है कि अगर तुम एक वेट स्लाइस ऑफ ब्रेड को कहां रखते हो, कैसी कंडीशंस में रखते हो, ठंडे, मॉइस्ट और डार्क प्लेस में। हाँ जी, तीन चीजें हैं। ये जो तीन कंडीशंस हैं दे आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगस, फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगस। देखो जरा, ठंडे से क्या होगा मैम, अगर ठंडी जगह पे है फंगस, ठंडे का मतलब ये है, ठंडे का क्या मतलब है कि मैम, ठंडे का क्या मतलब है, ठंडे से क्या बनी रहेगी मैम, मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। अगर हम किसी ब्रेड को ठंडी जगह पे रख रहे हैं इसका मतलब मॉइस्चर मेंटेन्ड है। मॉइस्ट का मतलब मॉइस्चर जरूर होना चाहिए।
हाँ जी, डार्क प्लेस का क्या मतलब है? डार्क का मतलब है मैम अगर बहुत ज्यादा लाइट होगी ना तो फंगस जो है वो डीनेचर हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसका मतलब ये सारी कंडीशंस बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। दो चीजें चाहिए फंगस को ग्रो करने के लिए, मॉइस्चर और ठीक ठाक टेम्परेचर। दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी फंगस की ग्रोथ के लिए। यहां पर सब कुछ मिल रही है, एक ब्रेड है, तो वो ये कह रहा है कि जो ये वेट स्लाइस ऑफ ब्रेड है इसके सरफेस को आपको क्या करना है, मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक कर रहे हैं, है ना, कुछ दिनों के बाद। तो क्या होता है, हम ऐसा देखते हैं तो सबने देखा होगा, ज्यादातर रोटी या ब्रेड देखी होगी, क्या हो जाता है, देखा नहीं है, सड़ा हुआ। चलो कल दिखाती हूँ, कुछ सड़ाऊंगी पहले फिर दिखाऊंगी। हाँ जी, ग्रीनिश, येलोइश या फिर ब्लैकिश। ब्रेड के ऊपर ऐसा ऐसा रंग हो जाता है, अजीब सा ब्रेड हो जाता है। तो ये अगर हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे ना तो हमें ऐसा नजर आएगा ये स्ट्रक्चर। हाँ जी, अगर इसी स्ट्रक्चर को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे ना, ऑब्जर्व करेंगे, तो तुम्हें ऐसा नजर आएगा। और ऐसा एक नहीं, बहुत सारे होंगे। ये क्या होता है मैम, ये एक मोड है रिप्रोडक्शन का, इसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्पोर फॉर्मेशन। और ब्रेड पे उगने वाली फंगस कौन होती है, राइजोपस। राइजोपस का नाम क्या बताया था बच्चों आपको, ब्रेड मोल्ड। ये कहां पढ़ के आए हो पिछले चैप्टर में, बताना जल्दी, ब्रेड मोल्ड कहां पढ़ी है पिछले चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ा था शायद, है ना, ईस्ट पढ़ा था, फंगस पढ़ा था, ब्रेड मोल्ड भी था शायद, वो मशरूम था। तो सारी बातें ध्यान रखनी, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है वो ध्यान रखने हैं, बाकी तुम्हें याद हो ना हो। हाँ जी, आओ जरा, क्या होता है मैम, ये तो डंडी होती है, स्टॉक, और स्टॉक के ऊपर जो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। इसके अंदर भरे होते हैं बहुत सारे स्पोर्स, इन स्पोर से बनती है और नई फंगस। ध्यान से सुनो, एक ब्रेड को, तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि एक ब्रेड है उसको बहुत ज्यादा मॉइस्ट कंडीशन में रखा हुआ है, बताओ तुम क्या ऑब्जर्व करोगे उस पर। तो तुम पहले ये देखोगे, पहली ऑब्जर्वेशन ये होगी कि उसके ऊपर ब्लैकिश या फिर रेडिश या फिर येलोइश या फिर ग्रीनिश आउट ग्रोथ हो गई है, ग्रोथ, ऐसे कलर की कुछ ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। जब उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तब वो ऐसी दिखती है। तो ये एक तरीके का मोड है किसी भी फंगस के ग्रो करने का, इसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट इस एक्टिविटी की समरी है, ये लिखो जरा, एक्टिविटी 7.2 और लिखो वेट, कैप्शन लिखो। ये तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर ढूंढते रहते हो कहां से था, क्या आंसर है इसका। लिखो वेट स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक्टिविटी 7.2, कैप्शन लिख लो पहले थोड़ा सा, वेट स्लाइस ऑफ ब्रेड kept in cool, moist and dark place, dark places, cool, moist and dark place। जब हम एक हल्की सी वेट ब्रेड को रखते हैं इन कंडीशंस में तो क्या होगा, लिखो ग्रीनिश, येलोइश और ब्लैकिश ग्रोथ इज सीन ऑन द ब्रेड। ये तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है, देखने में ऐसी दिखेगी तुम्हें ब्रेड सड़ी हुई, ग्रीनिश हो सकती है, येलोइश हो सकती है, ब्लैकिश हो सकती है, ब्लूइश भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ग्रीनिश, येलोइश और ब्लैकिश ग्रोथ इज सीन ऑन द ब्रेड, ऑन द ब्रेड। दूसरा पॉइंट लिखो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे, थ्रेड, अभी आगे भी पढ़ाऊंगी इसको, हाइफा बोलते हैं स्टॉक को, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर called hyphae containing round structures at their top, containing round structures at their top called sporangia। अगर हम इस ब्रेड को मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखेंगे या फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा कि जो है, पता नहीं क्या बोला था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफा कंटेनिंग राउंड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया एट देयर टॉप। नीचे ये धागे जैसे स्ट्रक्चर है जिनको हाइफा कह रहे हैं, उनके टॉप पे ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर रखा हुआ है जिसको स्पोरेंजिया कहते हैं, इसके अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं। तो ब्रेड आपको ऐसी सड़ी हुई ऐसी दिखेगी, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो ऐसी दिखेगी।
धागे को क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, इस धागे का क्या नाम है? हाइफा या हाइफे, बहुत सारे हो तो। और इसके ऊपर ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो बॉल जैसा है, इसको क्या बोल रहे हैं? स्पोरेंजिया। इसके अंदर क्या भरे हुए हैं? स्पोर्स। इसका मतलब ये अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी लिखवा दिया है कि ऐसा ऐसा कुछ आए तो वो इसकी बात कर रहा है। आओ जरा, फिजन क्या होता है? फिजन का मतलब होता है टूटना। जब मैम एक पेरेंट सेल जो है वो दो या दो से ज्यादा, बहुत सारे, कई बार बहुत सारे सेल्स में टूटती है। जब एक पेरेंट सेल, कोई भी एक पेरेंट सेल या तो दो में टूटे या फिर मैम दो से ज्यादा में टूट जाए, क्या बोलते हैं नई सेल जो बनती है बच्चों? डॉटर सेल। ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को मैम हम लोग बोलते हैं फिजन। इसमें पेरेंट सेल खत्म ही हो जाता है बेचारा, वो बचता ही नहीं है। तुमने बडिंग में देखा, बडिंग में जो पहली सेल रहती है वो रहती है, वो जिंदा है, उसके ऊपर ग्रोथ हुई, वो अलग से बना। इसका मतलब दोनों जिंदा है, पापा भी और बच्चा भी। यहां पे पापा खत्म, बच्चा बच्चा बचा है। बच्चे ज्यादा बन गए हैं, दो बच्चे बन गए हैं, कई बार ज्यादा बच्चे बन गए हैं। लिखो, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स तो लिखने पड़ेंगे। लिखो, इट इज द डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिख लो होता क्या है? इट इज द डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स। क्या बेटा? बेटा लिख के तो हटूंगी, अब लिखते लिखते कैसे हटूंगी बता, या हट के कैसे लिखूं? तू कैमरे में बैठा कर, मेरे को सही दिखेगा तुझे। हाँ, बैठ जा, पीछे जाके बैठ जा, खिड़की से लटक जा, नहीं तो वहां से भी सही दिखेगा। आरुष ने अपना सब कुछ गिरा दिया। हाँ जी, लिखो फटाफट, और चुप रहना वहां जाके, ये नहीं कि वहां जाके बातें कर रहे हो। विभोर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तुम लोग वापस आ गए, घर वापसी नहीं लगा, आ जाओ। जब एक पेरेंट सेल दो या दो से ज्यादा में टूटती है, उनको डॉटर सेल ही कहेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि उसको भी जन्म देना है आगे। तो एक का दो या दो से ज्यादा में टूटना कहलाता है फिजन। हाँ जी, फिजन किस किस में देखने के लिए मिलती है मैम? या तो ये देखने के लिए मिलती है बैक्टीरिया के अंदर या प्रोटोजोन्स के अंदर। बताना जरा, प्रोटोजोन्स कौन बताएगा? बताना जरा, प्रोटोजोन कौन कौन थे तुम्हारे कोर्स में? मैम अमीबा है, लिश्मानिया है और प्लाज्मोडियम है, ये पढ़ के गए थे मैम हम उस दिन। एसी क्यों बंद कर दिया? और ये जो गर्मी लग रही है जिन्हें, अब तुम्हारा बैलेंस कैसे बनाया जाए? एसी नीचे लगवानी पड़ेगी, नीचे किसी के हीटर लगवाने पड़ेंगे, किसी को ठंड लग रही, किसी को गर्मी लग रही। हाँ जी, आगे वाली चल तो रही है, एक ही तो है आगे, और कितनी है? ये और कहीं भी है जो बंद है। एक पेरेंट सेल का दो या दो से ज्यादा में टूटना, उसको कहते हैं फिजन। पेरेंट खत्म, ठीक है। किस किस में देखने के लिए मिलती है? या तो बैक्टीरिया में देखने के लिए मिलती है या फिर प्रोटोजोन में देखने के लिए मिलती है, दो में मिलती है। आओ एक एक डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं। पहले इसके टाइप्स कर लेते हैं और फटाफट लिखते रहना, क्योंकि इसमें ज्यादा समझने का है भी नहीं। जहां जहां बात होगी समझने की मैं रुक जाऊंगी वहां खुद ही। हाँ जी, दो टाइप कौन कौन से फिजन के? बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। नाम से ही पता चल रहा है, बाइनरी का मतलब है दो। हाँ जी, बाइनरी का क्या मतलब है? दो। दो क्या दो है बताओ? ईच पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म, ईच पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। जब एक से दो डॉटर सेल बनती हैं उसको कहते हैं बाइनरी फिजन। और मल्टी फिजन क्या होता है बच्चों? ईच पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी, ईच पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी डॉटर सेल्स। यहां बहुत सारी बन जाती हैं, बहुत सारी। इनके डायग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी,
बाइनरी फिजन कब होता है, क्या पढ़ के गए थे? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, क्या पढ़ के गए थे परसों की क्लास में? कल तो तुम पढ़ के ही नहीं गए थे, खैर बताओ जल्दी, परसों क्या पढ़ा था? मैम ये पढ़ा था कि दो चीजों पे डिपेंड करता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चूज करना। एक तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, एक चीज तो ये थी। और दूसरी चीज मैम ये थी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो फेवरेबल कंडीशंस में या अनफेवरेबल कंडीशंस में है। इसका मतलब बाइनरी फिजन हमेशा तब होता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब कंडीशंस फेवरेबल हो। तो लिखो अकर इन फेवरेबल कंडीशंस। जब भी एक अमीबा के लिए फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो वो हमेशा क्या करेगा, बाइनरी फिजन। हाँ जी, ये कब होता है? ये होगा मैम दोनों में। कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी तो मल्टीपल फिजन होगा, और जैसे ही इस मल्टीपल फिजन को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये दोबारा से, अभी देखना क्या होगा इसका। तो तुम्हें डिफरेंसेस आते हैं इसमें लिखने के लिए कि डिफरेंसेस बताओ बाइनरी में क्या है। बाइनरी में 2 सेल बनेगी नहीं, मल्टीपल में बहुत सारी बनेगी। बाइनरी फेवरेबल कंडीशन में होता है, मल्टीपल दोनों में हो सकता है। और एग्जाम्पल लिख देना एक। यहां बताना कितनी डिवीजन है, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं ऊपर लिख रही हूं। हाँ जी बताना जरा। सिंगल डिवीजन अकर्स, सिर्फ एक ही बार होता है डिवीजन। यहां पर डिवीजन अकर मल्टीपल टाइम्स। जितनी चीजें नोट्स में करवाई जाती हैं सारे बोर्ड से क्वेश्चन होते हैं, तो ढंग से पढ़ लिया करो घर जाके। और टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि कुछ अलग से कहीं से क्वेश्चन हो तो वो भी तुम्हें आ जाए टेस्ट के थ्रू। उसे घर जाके देखना होता है कि हमसे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या आंसर है इस चीज का। सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। एक एग्जाम्पल लिख लो, अभी पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल। हाँ जी, बाइनरी फिजन किसमें देखने के लिए मिलता है? अमीबा के अंदर और लिशमानिया के अंदर। मल्टीपल फिजन किसमें देखने के लिए मिलता है? प्लाज्मोडियम। आओ जरा अब इनके डायग्राम बनाते हैं एक एक करके, काफी इंपॉर्टेंट है। बाइनरी फिजन इन अमीबा तो पहले बहुत फेवरेट था, 2 मार्क्स में जरूर आता था इस चैप्टर में से। अब इन्होंने ऐसे सेक्शंस को डिवाइड कर दिया, देखो इस बार ये क्या करेंगे। हाँ जी, 1 से 2, 1 से बहुत सारे, ये फेवरेबल कंडीशंस, ये दोनों कंडीशंस। इसमें डिवीजन ऑफ कोर्स एक बार होगा, इसमें डिवीजन होता रहता है, बार बार न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है, बढ़ेंगे भी एक सिस्ट के अंदर। इसमें अमीबा और लिशमानिया में, और वो प्लाज्मोडियम में। आओ जरा नेक्स्ट एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा अंडर अ माइक्रोस्कोप। हाँ जी विनायक, कैसा दिखता है अमीबा? ऐसे ऐसे बताओ मुंह से, और कैसे बताने का तरीका है? मैम कोई शेप नहीं है। ये कौन है? खांस रहे हो? पानी प्यास तो नहीं लगी? मुझे लगा सांस रुक गई किसी की। सॉरी बेटा, ऐसा मुझे लगा। वैसे अच्छी बात नहीं है, हंसना ही चाहिए। किसी की सांस रुक रही है और आप हंस रहे हो। आओ हाँ जी, मां से सांस आ रही है क्या? सांस तो बस मेरी आ सकती है, और किसी की तो है नहीं तुम्हारी। इधर आओ। हाँ जी, अगर वो कहेगा कि अमीबा कैसा दिखता है तो स्मार्ट एंड हैंडसम बना देना। 10 बार बना चुके हो। कैसे? इररेगुलर शेप। हाँ जी, क्या क्या है भाई के पास, देखना जरा, बताना क्या क्या है। ये क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया। और क्या होता है भाई के पास? एक न्यूक्लियस। और बताओ? साइटोप्लाज्म। एक 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी सेल वाले चैप्टर में, लास्ट सेल ऑर्गेनेली कौन सी थी? वो भी है भाई के पास, वैक्यूल। पढ़ के गए थे ना? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है मैम, किस चीज के लिए? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए फूड वैक्यूल भी होती है, पढ़ी थी ना तुमने? और पानी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए चुप हो जाओ, टूट ले वहां से, उड़ जल्दी। आयुष्मान फेंकने से बाहर।
आओ जल्दी। नहीं, इतनी इज्जत मुझे तुम्हें देनी पड़ेगी अब, क्योंकि तुम मान नहीं रहे ना, कान में घुसा जा रहा है। वो अपना मुंह लिए आ रहा है, ये कान लिए आ रहा है। भाई साहब, ये आ जा जल्दी इधर। आयुष्मान, तू कहां बातों में लगे, इसे बाहर फेंक। नहीं नहीं, बस तू आ जा, अब देना ही नहीं। 2 बार बोल चुकी हूँ, 3 बार बोल दिया है। वो मानेगा नहीं, उसे कल जाना है, क्योंकि उसकी फ्लाइट है कल की। तू आ जा इधर, नहीं तेरी आज की है फिर। मैं पता नहीं क्यों नहीं फोन करती हूँ, किस चीज की शर्म करती हूँ। सबके पेरेंट्स का फोन आता है जी, फोन कर देना आप जिस दिन भी कुछ करेंगे गड़बड़, मैं आप बता देना बस। एक लगाता कान के नीचे, फिर बोलता तो बताता। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या करती हैं? पानी को बैलेंस करती हैं बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्वाटिक है। फूड वैक्यूल में क्या होता है प्रणव? फूड वैक्यूल में क्या करते हैं मैम? फूड वैक्यूल में डाइजेशन होता है बेसिकली, ठीक है। अगर तुम्हें वो कहेगा कि अमीबा कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप के नीचे, तो ऐसा दिखता है, बना देना, कोई शेप नहीं है, ये है वो है वो है। आओ, इस एक्टिविटी का दूसरा पार्ट देखो क्या है। सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा शोइंग बाइनरी फिजन। वो ये कह रहा है, बताओ कि बाइनरी फिजन करते हुए अमीबा कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप के नीचे, तो बना देना। हाँ जी, बाइनरी फिजन में कैसा डायग्राम बनेगा? मैं अगले वाले उस पर बना रही हूँ, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बट मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ बना के। तुम्हें ये बना लो। अगर आएगा कि अमीबा अंडर माइक्रोस्कोप, तो पता ही है तुम्हें। कौन सी क्लास से बना रहे हो, 7वीं से, 6ठी से, या 5वीं से? तो बनाओ फिर इसको। जिनको नहीं पता है वो बना लो, जिनको पता है वो रहने दो। कुछ मास्टर भी है हमारी क्लास में, मास्टरपीस। नहीं, जिन्हें पता है इट्स ऑल राइट। बस यही बनाना। बना लिया तुमने? मैं तो उसे कह रही हूँ, भोर करा आता है, इसमें क्या है। तो अमीबा में जो जो थोड़ी बहुत बातें बता देना, बाकी इसके बाद सब कुछ ही होता है ज्यादातर। आओ जल्दी। अब बाइनरी फिजन आगे बना लेते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम है, अब देखो तुम्हें कैसे बनाना है, सुन लो जरा। हाँ जी, ये अमीबा कोई शेप नहीं है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दिखा रखा है। देखो पहले क्या होता है, तुम्हें पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को 1 से 2 बनाने हैं। ये बेसिकली है क्या, जो फिजन है मैम, वो एक टाइप का सेल डिवीजन ही है। कैसा सेल डिवीजन है? सिंपलेस्ट। ये सबसे सिंपलेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है भाई। इससे आसान कौन सा रिप्रोडक्शन होगा कि एक पापा सेल जो है वो टूट के 2 बन जाए, बस ये हो गया रिप्रोडक्शन। हमारे में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी सारी इवेंट्स होती हैं, तब जाके रिप्रोड्यूस होता है नया ऑर्गेनिज्म, नया ऑफस्प्रिंग। इनमें देखो, एक सेल, लो जी, हो गया सब काम। ध्यान से सुनो, डायग्राम बनाने के स्टेप बाय स्टेप समझ लो। सबसे पहले क्या हो रहा है? हाँ जी, कौन सी चीज एक पढ़ के गए थे कि जब भी किसी का रिप्रोडक्शन होगा तो 2 इवेंट्स होंगी मैम। एक तो डीएनए डबल होगा, और सारी की सारी जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो क्या होंगी? वो डबल होंगी। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज को ज्यादा डिस्कस नहीं किया, बट देखो न्यूक्लियस में डीएनए डबल हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियस जो है वो एलोंगेट हो रहा है। सबसे पहला स्टेप, तुम्हें लिखना नहीं है, तुम्हें सिर्फ डायग्राम बनानी है। ध्यान से सुन लो, लेकिन समझ लो कि बनाना कैसे है। ये अमीबा, अमीबा ही नहीं, ये कोई और है। ये इसने अपने न्यूक्लियस को बड़ा किया, क्यों? क्योंकि डीएनए डबल कर रहा है। देखो, फिर न्यूक्लियस को और बड़ा किया है, और देखो सेल में हल्की हल्की क्या आने लगी है, दरार। हल्का हल्का अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होने लगा है सेल, क्योंकि उसको डिवाइड होना है। फिर देखो सबसे पहले क्या हुआ है बताना, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है कि न्यूक्लियस? मैम यहां पर सबसे पहले होती है न्यूक्लियर डिवीजन। पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं डबल होके, और फिर मैम ये साइटोप्लाज्म डबल हुआ है, डिवाइड हुआ है, सॉरी, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो डायग्राम को बहुत सेंसेस को यूज करते हुए बनाना, ये नहीं कि पहले साइटोप्लाज्म डबल कर दिया, ठीक है, वो कर दिया डिवाइड और फिर न्यूक्लियस। नहीं, पहले न्यूक्लियस को बड़ा करोगे, फिर न्यूक्लियस को और बड़ा करोगे, और उसमें हल्की सी दरार लाओगे सेल में, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड प्रॉपर तरीके से, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, और पूरा का पूरा जो सामान है वो 2 सेल्स के अंदर बट जाएगा। और ये बन गई है कौन? इनको बोलते हैं मैम 2 डॉटर अमीबी। अभी भी नहीं बनाओ जल्दी। तो ये डायग्राम बनाना है अच्छे तरीके से। हाँ जी, बन गया।
जल्दी बनाओ, इतनी देर में एक डायग्राम बनाओगे, इसमें तो 50 डायग्राम है, ऐसे कैसे होगा? जल्दी बनाओ बेटा। अमीबा, अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो बड़ा हो रहा है क्योंकि डीएनए डबल हो रहा है, फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस और बड़ा हुआ है, जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होने को तैयार है। धीरे 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 पहले 2 न्यूक्लियस बने हैं, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है, और फिर फाइनली 2 सेल्स में टूट गया है। तो पेरेंट सेल कहां गई? कई बार पूछ लेता है कि बडिंग में और इसमें क्या फर्क है। हाँ जी, बडिंग में और इसमें यही फर्क है, बडिंग में पेरेंट सेल जिंदा रहती है और डॉटर सेल भी रहती है जिंदा। यहां पेरेंट का पता नहीं कहां गया, पेरेंट जो है वो 2 हिस्सों में टूट गया है और नई 2 सेल्स है वही सर्वाइव करती हैं। तो ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। बहुत बार पूछता है कि बाइनरी फिजन बनाओ। पिछले चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था बताना जरा। हाँ जी, अमीबा को लेके क्या टॉपिक पढ़ा था वो? न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन था? पढ़ा था ना कुछ? कौन सा न्यूट्रिशन होता है अमीबा के अंदर? सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, एक तीसरा था जो, कौन सा था वो? होलोजोइक। होलोजोइक, ये हेट्रो के तो 3 टाइप से। हाँ जी, चलो आगे। अब आओ जरा ये दूसरा बंदा है जिसके अंदर बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, लिशमानिया। ध्यान से सुनो कैसे बनाना है। हाँ जी, कीड़ा ही है। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बीमारी कॉज करता है, काला अजर। एनसीईआरटी में इसी नाम से दिया हुआ है, इसी नाम से याद कर दो। वैसे इसको लिशमैनियासिस भी बोलते हैं क्योंकि लिशमानिया कॉज करता है। इसको काला अजर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बीमारी से स्किन जो है वो काली हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसको काला अजर कहते हैं। आ जाओ आ जाओ, तुम्हारी तो वही हाल है। अभी एक 9th क्लास का बच्चा, एक लड़का वहां बैठा हुआ और एक उस क्लास में थोड़ा सा मोटा बच्चा है, उसके पैर देख रहा था बैठ के। तो उसके पड़ोसी ने मुझे बताया, मैम ये देखो उसके पैर देख रहा है। मैंने कहा वाह कितना बुरा जमाना आ गया। फिर मैंने उसको बहुत डांटा। अरे भाई, मतलब किसी की, कोई मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, क्या है इसमें? या कुछ है इसमें? इसी चीज को लेके डिस्कशन चलता रहता है। आओ जल्दी, ध्यान सुनो कैसे बनाना है। लिशमानिया की एक खास बात क्या दिख रही है? एक सुंदर सी चीज दिख रही है साइड में, बाल। अब ये लटे नहीं है, ये लटा, इसका नाम है फ्लैजिला। जो स्पर्म के पास होता है ना, ये वो चीज है। ध्यान से सुनो, ये पूंछ लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये पूंछ जैसा स्ट्रक्चर कहलाता है क्या? फ्लैजिला। विप लाइक स्ट्रक्चर या टेल लाइक स्ट्रक्चर या झाड़ू लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनो, फ्लैजिला स्पर्म के पास भी होता है ना, 8th क्लास में पढ़ा होगा। अब यहां पर दिक्कत यह है, इसके बाइनरी फिजन में यह दिक्कत है कि इसके पास ये आ गया फ्लैजिला, इसका डिवीजन कहीं से नहीं हो सकता। ध्यान से सुनो, इसमें कहीं से भी डिवीजन पॉसिबल है, इसकी कोई शेप नहीं होती। इसमें तुम ऐसे तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो, कहीं से भी तोड़ सकते हो, कोई शेप नहीं है। लेकिन बच्चों इसकी मजबूरी है, ध्यान से सुनो, इसके बाइनरी फिजन को एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैम इसकी पूंछ भी डिवाइड करनी है। तो ध्यान से सुनो क्या करना है तुम्हें, डायग्राम कैसे बनाना है। डायग्राम सीधे आते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले ये फ्लैजिला बनना शुरू होता है। उसके बाद न्यूक्लियस डबल होता है, देखो दूसरे डायग्राम में। फिर फ्लैजिला बड़ा होगा, न्यूक्लियस अलग हो जाएंगे। इसका मतलब पहला स्टेप क्या है, यहां भी न्यूक्लियर डिवीजन। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है। यहीं से क्यों डिवीजन स्टार्ट हुआ है बताना जरा कोई। हाँ जी, क्योंकि मैम यहां पर ये पूंछ लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, इसको भी डिवाइड करना है, इसलिए हम कभी भी सेल को यहां से डिवाइड नहीं कर सकते। बाइनरी फ्यूजन ऑफ अमीबा में कहीं से भी हो सकता है क्योंकि उसकी कोई शेप नहीं है। न्यूक्लियस डिवाइड, साइटोप्लाज्म डिवाइड, लेकिन यहां क्या है, यहां ऐसे नहीं कट सकता ये सेल। क्यों? न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाएगा मैम, फ्लैजिला अनइक्वल डिवीजन हो जाएगा फ्लैजिला का, इसलिए हमेशा सेल कहां से टूटेंगी, ऐसे। तो ये सवाल आता है कि बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा में और बाइनरी फिजन ऑफ लिशमानिया में क्या फर्क है। तो उसका किसी भी प्लेन से हो सकता है अमीबा का, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होती है, ठीक है। एक दोनों फ्लैजिला को डिवाइड करना है। तो ये भाई तुम्हें पूरी कहानी पता होनी चाहिए, तुम्हें डायग्राम बनाने आने चाहिए, बना लो जल्दी। सबसे पहले हल्का सा फ्लैजिला बनेगा, न्यूक्लियस डबल होगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे, फ्लैजिला इक्वली बड़े हो जाएंगे, न्यूक्लियस पूरा डिवाइड, और धीरे 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 सेल जो है वो क्लीव होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, सेंटर से। बनाओ जल्दी फटाफट।
कितना छी बोलते हो, कितने छिची बच्चे हो, बनाओ जल्दी। अब फिर छी, दिख नहीं रहा तो बुक में से बना लो, बुक तो है हो। सिट, आई टोल्ड यू ना नॉट टू एंटर माई क्लास, सिट हियर। इतने बड़े हो गए हो, सबको हेलो कर लो पहले, नेल्स मत खाओ। मानी, मैंने मना किया था ना मत आना आज। इधर करो। इसको मैं आज बहुत समझा के आई थी कि आज आप क्लास में आए ना तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, कोई फायदा नहीं हो समझाने का। यू विल गेट द पनिशमेंट, यू आर द वन टू गेट द पनिशमेंट। आजकल तो आके डांस मूव्स दिखाता है सबको अपनी, लुक एट माय डांस मूव्स। चलो जल्दी। बन गया भाई, अब तक क्या कर रहे थे तुम? हाउ स्वीट, तुम लोग पढ़ते भी हो। स्वीट का तो पता नहीं। हम तो बिटर हैं, हाउ बिटर। कौन दे देंगे? आप चाहो तो दे देंगे, बताओ आप बताओ क्या दे टेस्ट में। अभी 7 चैप्टर के टेस्ट की तैयारी करो बस। हाफ एयरली कब से स्टार्ट है और कब खत्म है ये बता दो बस, क्योंकि तब तक तो तुम्हें होश आएगी नहीं पूरी, बेहोश ही रहोगे तुम लोग उस टाइम तो। फ्लैजिला बेटा पूछ लाइक स्ट्रक्चर है, मोटाइल, मूवमेंट के लिए होता है। फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, बट तुम्हें इतना नहीं करना, चलाने फिराने के लिए काम आता है। हाँ जी, इसको अमीबा को कौन चलाता है? सुडोपोडिया है ना। और इसको कौन चलाता है? फ्लैजिला। जैसे उसको कौन चलाता था चप्पल को? हाँ जी, कहाँ बैठा है? बताना, पैरामीशियम को कौन चलाता था? सीलिया। उसके बाद छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थे ना, तो ये मूवमेंट के लिए बेसिकली। हो गया? तुम्हारा ना बनेगा मुझे लग रहा है। तेरी कॉपी बनाओ, चलो बनाओ जल्दी। पहले एक फ्लैजिला को हल्का सा बड़ा करना है, न्यूक्लियस को डिवाइड करना है। तू बस ये बना दे, ये वाले। ये देख इसकी शेप को मन। इसके पापा को फोन करती हूँ आज कि इससे अब डायग्राम क्यों करा था। देख मैं कितनी अच्छी हूँ, मैंने फोन नहीं किया। अब बना ले, देख 3 बना दिए, बना जल्दी। हाँ जी, अब डिफरेंस लिख लो, ये जरूर लिख लेना कि लिशमानिया कॉज करता है काला अजर। काला अजर क्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें स्किन काली हो जाती है। वो तुम्हें नहीं कुछ करना, बस तुम्हें याद रखना है। लिशमैनियासिस भी बोलते हैं इसी को। आ जाओ, ये लिखो, इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आया हुआ है कई बार, कि अमीबा के और लिशमानिया के बाइनरी फिजन में क्या डिफरेंस है। मैंने 3 तेरी कॉपी में इतनी जल्दी बना दिए, इससे 3 ना बन रहे। हाँ जी लिखो, लिखो, बाइनरी फिजन इन अमीबा occurs at a specific, नहीं स्पेसिफिक कहां, अक्कर इन एनी प्लेन लिख लो बस।
ये कहीं भी हो सकता है, कहीं से भी टूट सकती है सेल, क्योंकि सेल की कोई शेप नहीं है। न्यूक्लियस डिवाइड, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, बट इसमें दिक्कत है, इसकी भाई की पूंछ है ना, इसलिए इसके फ्लैजिला की वजह से इसको दिक्कत आती है। बाइनरी फिजन या फिर डिवीजन अकर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट due to the presence of पूंछ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, बस कॉल्ड कूल्ड रहने दो, फ्लैजिला मैंने तुम्हें बता दिया बट बुक में नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये ध्यान रखना है तुम्हें कि भाई इसमें जो बाइनरी फिजन है, जो डिवीजन है, वो किसी भी प्लेन से हो सकता है, क्योंकि उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट से ही, ओरिएंटेशन से ही डिवीजन होगा, यहां से बीच में से। क्यों? क्योंकि दो सेल्स को डिवाइड करना है, दो न्यूक्लियस डिवाइड करने हैं और दो पूंछ लाइक स्ट्रक्चर डिवाइड करने में, ठीक है। किससे? अमीबा से बीमारी नहीं होती, तो पानी में रहता है बेचारा, उससे होती है इसलिए बता दिया वो। अमीबियासिस वगैरह होती है, बट तुम्हें क्या करना है उनका, होती तो बहुत सारी हैं, तो सबसे बीमारी लिख लोगे, बट करना नहीं है ना, इसलिए बताना भी नहीं है। बस तुम्हें दो ही बीमारी याद करनी है। कौन कौन सी? काला अजर और एक कौन सी? अभी मलेरिया, बस। नहीं तो इनसे बहुत सारी होती हैं, अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है, बहुत सारी, बट तुम्हें नहीं पढ़नी ना, इसलिए तुम्हें पूछनी क्यों है और बतानी क्यों है। आओ जल्दी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कई बार घातक हो जाती है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने की ना, रिटेन करने की ना, वो नहीं रह पाती। एक्स्ट्रा याद कर लो, जो काम किया वो छोड़ दो, ठीक है। आओ जल्दी आगे। हाँ जी, बैक्टीरिया का बाइनरी फिजन उसने बता रखा है कि बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता है, बना लो। बैक्टीरिया की सेल कैसी होती है? ऐसी। प्रणव, इसका डीएनए कहां पड़ा हुआ है? हाँ जी, बैक्टीरिया की सेल के ऊपर की कवरिंग बताना कैसी होती है, 9th क्लास में पढ़ के आए हो, जल्दी। वेरी पावरफुल कैसी? मैम 3-4 लेयर्स होती है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और ऊपर से ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है। तो बैक्टीरिया की जो ऊपर की एनवलप है ना, वो कोई आम एनवलप नहीं है, बहुत तगड़ी मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर, ठीक है। अभी वो नहीं बना रहे हैं, अभी काम की बात करते हैं। हाँ जी, क्या होगा सबसे पहले मैम? इसके क्या होगा? डीएनए डबल होगा, डीएनए की 2 कॉपीज बनेंगी, और डीएनए की 2 कॉपीज बनने के बाद क्या होगा बच्चों? मैम जो सेल है वो डिवाइड होना शुरू होगी। बना लो जल्दी। तो वही सेम, सब में वही पैटर्न है, जितने भी बाइनरी फिजन है सबका सेम पैटर्न है कि पहले डीएनए या फिर न्यूक्लियस क्या होगा, इसके अंदर तो न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर तो डीएनए क्या होगा, पहले डीएनए ही डिवाइड होगा। तो डीएनए का डिवीजन हो गया और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, और बाद में कितनी सेल्स मिल जाएंगी तुम्हें? 2 बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो ये है बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। बस बैक्टीरिया की शेप देख लेना कैसी बनानी है। अमीबा की कोई शेप नहीं है, लिश्मानिया की एक शेप है प्रॉपर, और इसकी भाई की ऐसी शेप बनानी है तुम्हें। वैसे इनकी शेप्स भी अलग अलग होती है, बट तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम ऐसे डब्बे जैसा बना देना, रॉड शेप। ये पहले डीएनए डबल हुआ, फिर डीएनए डिवाइड होने के बाद बीच में एक हल्की सी क्रैक आई है, और उसके बाद फिर 2 सेल्स बन गई हैं। चले आगे, जल्दी बना लो, जल्दी बना लिया करो ऐसी चीजें। हाँ दिख रहा था, कितना बढ़िया बना रखा था लिश्मानिया। आयुष्मान हाथ दर्द हो रहा है, इसलिए रोज आया करो, रोज लिखा करो।
सबको मज़े चाहिए, बस हंसी मजाक मज़ा यही चलता रहे। आओ जल्दी। हाँ जी, और कोई हुक्म? आओ जल्दी, ध्यान से सुनो भाई। मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, ध्यान से सुनो, क्या वो मालूम है? हाँ जी, मल्टीपल फिजन का क्या मतलब है? ध्यान से सुनो। अब इसकी कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है बेचारे की वैसे तो, बट तुम बहुत सिंपल समझ लो। जो प्लाज्मोडियम होता है ना, उसकी आधी लाइफ साइकिल चलती है मच्छर के अंदर, आधी चलती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है? तो बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना प्लाज्मोडियम का, गेमीट्स का बनना और फ्यूज होना, वो सब मच्छर के अंदर होता है। और फाइनली वो मच्छर की इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन मच्छर की यहाँ सलाइवरी ग्लैंड में आ जाती है ये सारी चीजें, और मच्छर हमें काट लेता है, ठीक है? जैसे वो पिछले वाली बीमारी थी लिशमैनियासिस, वो सैंड फ्लाई से फैलती है, और ये फैलती है मस्कीटो से, मस्कीटो बाइट से। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें कुछ नहीं करना किसी भी कहानी का, तुम्हें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज तो ये डिजीज क्या है ये क्या कॉज करता है? ये है बच्चों मलेरियल पैरासाइट। तो तुम्हें ध्यान रखना है ये कौन सी बीमारी कॉज कर रहा है? मलेरिया। तुम्हें एक तो ये बात ध्यान रखनी है बस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारी दो टाइप की सेल्स पे वो करता है एक्ट, एक तो लीवर सेल पे, एक आरबीसी पे, ठीक है? हाँ जी, ये जो प्लाज्मोडियम है ये कौन कौन सी सेल पे इन्फेक्ट करता है? लीवर सेल्स एंड आरबीसीज। आरबीसी कौन सी सेल है? रेड ब्लड सेल। प्लेटलेट कौन बोल रहा है? हाँ जी, रेड ब्लड सेल, एथ्रोसाइट्स है ना, एथ्रोसाइट्स। अब ये दे रखा है डायग्राम इसका एनसीईआरटी में, तुम्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए आ सकता है कि आइडेंटिफाई करो कौन सा डायग्राम है। देखो क्या बताना चाह रहा है। अनफेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं तो क्या होता है, मान लो ये मेरी बॉडी की एक सेल है, से फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी की आरबीसी है, वैसे पहले लीवर सेल्स पे अटैक करता है। जैसे ही मच्छर ने हमें काटा ना, किसी इन्फेक्टेड मच्छर ने, जिसके सलाइवा में कौन है, जिसके सलाइवा में स्पोरोजोइड्स हैं, प्लाज्मोडियम है, उसने हमें काटा, तो सबसे पहले हमारे ब्लड के थ्रू लीवर को इन्फेक्ट करते हैं ये प्लाज्मोडियम। लीवर में अपना नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वहां से लीवर सेल्स को बस्ट करते हैं, वहां से निकल के फिर ये आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। बट तुम सीधा आरबीसी की कहानी समझ लो। से फॉर एग्जांपल ये कोई एक आरबीसी है, ये क्या करते हैं, ये अपने न्यूक्लियस को बार 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 डिवाइड करते हैं मल्टीपल टाइम्स, तो यही है मल्टीपल फिजन। हाँ जी, जो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस स्टेज है, इन्फेक्टिंग एजेंट है, वो मैम अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है किसके अंदर? आरबीसी के अंदर भी ऐसे ही करता है, और लीवर सेल्स के अंदर भी ऐसे ही करता है। इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। इसका मतलब तुम्हें सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, बहुत सारी सेल्स बनती हैं। किसको अटैक करता है? ह्यूमंस की सेल्स की अगर बात करें तो लीवर को और आरबीसी को करता है, ठीक है? इसका मतलब तुम ये डायग्राम मान सकते हो कि आरबीसी का डायग्राम है, और आरबीसी के अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडियम घूम रहे हैं, तो ये मल्टीपल फिजन है। डायग्राम बनाओ जल्दी। और ये अपने ऊपर क्या करते हैं, एक सुरक्षा कवच बना के रखते हैं, उसको सिस्ट कहते हैं। कब बनती है मैम ये? अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है ऐसा। फेवरेबल कंडीशंस कहां मिलती है? मच्छर के अंदर, क्योंकि वहीं ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाता है प्लाज्मोडियम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका होता है ह्यूमंस के अंदर, तो ये वही है। हाँ जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड पढ़ रहे हो तुम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम इंसानों के अंदर कौन सी सेल के अंदर हो रहा है? आरबीसी और लीवर सेल के अंदर। तो वही दिखा रखा है तुम्हें, मच्छर के अंदर होती है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है, क्या बात है? तुम नहीं चाहते बेचारे रिप्रोड्यूस करें? नो मैम, ये सिस्ट है। सिस्ट का मतलब एक कवर होता है जो अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। मैम ये कभी बाहर नहीं निकलेंगे क्या? जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी ये बर्स्ट कर जाएंगे, ये सिस्ट बर्स्ट कर जाएगी, और ये सारे स्पोरोजोइड जो हैं बाहर निकल जाएंगे प्लाज्मोडियम। और फिर दूसरा मच्छर आके इनको काटेगा, वो सक कर लेगा वहां से इनको, प्लाज्मोडियम को, ह्यूमंस के अंदर से, ब्लड में से है। सिस्ट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ये बना लेते हैं अपने ऊपर। कहाँ? हाँ तो मैं बता रही हूँ ना, मेरा क्या काम है, सब कुछ डायग्राम में बता देगा, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है?
नहीं, सही बात नहीं है। थ्योरी में लिखवा रही हूँ ना मैं, इससे बनवा दिया है बेटा। बन गया, चलो लिखो 2 लाइनें, क्योंकि तुम 2 लाइनें लिखने में 10 घंटे लगाते हो। फिर कुछ लिखना ही क्या है इसमें, 2 गोले बनाने हैं बस, और छोटे छोटे गोले बीच में। कल तुम्हारी 2 घंटे क्लास होगी फिर। तुम तो चले जाओगे, कल सुबह जाना है। क्या क्या लेके जाना है वहां, सारी बता देंगे। बता दो फिर, बताने में क्या है। मैं तो हर साल पूछती हूँ बच्चों से जो आते हैं एनसीसी कैंप में। नोटियाल कौन है? हाँ जी लिखो, ईच पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी डॉटर सेल्स। ईच पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म many daughter cells। कुछ बातें इसके पीछे भी लिखवा रखी हैं, जो नहीं पीछे लिखवाई हैं वो यहां लिखवा रही हूं। लिखो, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस these unicellular organisms develop a hard protective covering over the cell. During unfavorable conditions, some unicellular organisms develop a hard protective covering over the cell called cyst. बेसिकली ये थी तो एक ही सेल, इस सेल में क्या हुआ है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। हाँ जी, इस सेल के अंदर क्या हुआ है मैम, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन। ये एक सेल है जिसके बाहर सिस्ट है, और इसके न्यूक्लियस 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 बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए हैं। हाँ जी लिखो, द न्यूक्लियस डिवाइड्स रेपिडेडली, द न्यूक्लियस डिवाइड्स रेपिडेडली, the nucleus divides repeatedly, producing many nuclei, producing many nuclei, producing many nuclei। लिखो, नेक्स्ट फुल स्टॉप लगा लिखो, अंडर फेवरेबल कंडीशंस, अंडर फेवरेबल कंडीशंस many offsprings are released, under फेवरेबल कंडीशंस मेनी ऑफस्प्रिंग्स आर रिलीज। हाँ जी, ऑफस्प्रिंग क्या था, ऑफस्प्रिंग कौन था, बालक, बच्चा, शिशु, और कुछ शिशु मत बोल देना, ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। हाँ जी आरुष, एक डिफरेंस बताओ बाइनरी और मल्टीपल में, जल्दी, हमने लिख लिया इसको पहले ही। ये 2 बनाता है, वो ज्यादा बनाता है, इसमें सिर्फ एक डिवीजन होगी, इसमें बहुत सारी डिवीजन होगी। ये कब होता है, फेवरेबल कंडीशंस में। वो कब होता है, वो दोनों में, फेवरेबल अनफेवरेबल। और ये कब होता है, एक प्लेन और वो बहुत सारे। आओ नेक्स्ट, फादर तो हो ही नहीं सकती ना बेटा, मदर से ही लिखते हैं, तो पेरेंट में मदर है, पेरेंट पहले बता दिया था ना तो कल की क्लास में। पेरेंट कभी भी फादर नहीं होगा, या हो सकता है फादर, हो सकता है, तो तुम बताओ, नहीं कभी किसी एक्सेप्शनल फादर हो। आ जाओ। हाँ जी नेक्स्ट, फर्स्ट मोड कंप्लीट कर लिया है। क्या क्या पढ़ लिया है, फिजन का मतलब है 2 में टूटना, 2 से ज्यादा में टूटना। फिजन में कौन से 2 एग्जांपल्स करने हैं, बाइनरी फिजन में बस अमीबा और लिश्मानिया, और मल्टीपल फिजन में सिर्फ प्लाज्मोडियम। इसमें काला अजहर, इसमें मलेरिया, बस इतना पढ़ना है, ज्यादा बकवास नहीं पढ़नी, और किसी की कोई बीमारी पढ़नी नहीं है, बीमारियां बहुत है बट 2 ही पढ़ लो बहुत है। हाँ जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सेक्शन में क्या है, एक तो बाइनरी और मल्टीपल का डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक ही इंपॉर्टेंट है कि बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा और लिश्मानिया में क्या फर्क है। यहां पर जो डिवीजन होता है उसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है स्पेसिफिक, लेकिन यहां पर लिश्मानिया के अंदर बहुत ही स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होनी पड़ेगी डिवीजन के टाइम पे। क्यों, क्योंकि तभी न्यूक्लियस और तभी जो पूंछ लाइक स्ट्रक्चर है फ्लैजिला, वो दोनों इक्वल डिवाइड होंगे। आओ जरा नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि पानी कलेक्ट करो लेक से या पॉन्ड से,
दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन एंड कंटेन फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। पानी को उठाओ, कलेक्ट करो, और वो ये कह रहा है पुट 1 or 2 फिलामेंट्स ऑन द स्लाइड। स्लाइड पे रखो और ग्लिसरीन की 1-2 ड्रॉप्स डालो इन फिलामेंट्स के ऊपर, उनको कवर स्लिप से कवर कर दो। इस स्लाइड को आपको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है और आपको ये बताना है क्या आपको यहां पर कोई टिश्यू देखने के लिए मिलती है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, किस चीज की एक्टिविटी है? हाँ जी, एक्टिविटी जो है वो बेस्ड है किस पर? पता है ना कौन सा मोड होता है स्पायरोगायरा के अंदर? कभी पहले पढ़ाओ, पढ़ा है पहले? नहीं पढ़ा? फ्रेगमेंटेशन। ये एक्टिविटी जो है ये बेस्ड है किस पर? पहली इंपॉर्टेंट चीज लिखो, फ्रेगमेंटेशन। जब भी वो ऐसा सवाल देगा, वो सारे सवाल देता है तुम्हें एक्टिविटी में से, अगर वो देगा कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर कलेक्ट करना है वाटर में से, तो वो कौन है फिलामेंटस स्ट्रक्चर? हाँ जी, वो है स्पायरोगायरा। ये किस चीज का डायग्राम है? स्पायरोगायरा क्या होता है बच्चों? प्लांट है, एनिमल है? सेकेंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या लिखा है तुमने? फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड मोड क्या है रिप्रोडक्शन का? फ्रेगमेंटेशन। किसमें देखने के लिए मिलती है? सिर्फ एक ही एग्जांपल लर्न करना है, स्पायरोगायरा, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है? कैसा स्ट्रक्चर है मैम? ग्रीन फिलामेंटस एल्गी है, प्लांट होता है, ये पहले ही बता रखा है, किंगडम प्लांटे में आता है। सबसे सिंपल वो है कौन? एल्गी या प्लांट, सबसे सिंपलेस्ट है। आओ जरा देखना, जरा माइक्रोस्कोप के नीचे कैसी शक्ल दिख रही है इसकी? ये शक्ल दिख रही है? बस करो दीक्षा और ये आयुष्मान, ऐसी क्या बातें हो गई आज? क्यों भाई, तो क्यों परेशान कर रहा है उसको? अब तुम पहले डिसाइड करो कौन कर रहा है परेशान। अब पागल बच्चे हैं, बातें कर रहे बैठ के, परेशान कर रहा है। इसकी मम्मी को बताती हूँ ये परेशान कर रहा है? आओ, हाँ जी, ये स्पायरोगायरा की शक्ल है, देखना जरा ब्रांच दिख रही है कहीं? ध्यान से सुनो, ऐसा डायग्राम बनाओ एक स्पायरोगायरा का, हरे रंग का बनाना तुम। तो नीला ही बना लो फिर, बनाओ जल्दी। हाँ जी, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए। सेकेंड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसमें देखने के लिए मिलती है? स्पायरोगायरा में। स्पायरोगायरा की कैसी शक्ल होती है? हरा होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, ऐसा। बनाओ जल्दी। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर जो वो होता है क्लोरोप्लास्ट, वो ऐसा होता है स्पाइरल शेप्ड। हाँ जी, ये क्या बना है इसका? ये है इसका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसा है? स्पाइरल शेप्ड, या फिर मैम इसी को बोलते हैं रिबन शेप्ड। और बताओ क्या होगा इस भाई के पास? प्लांट है तो ये क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही, ऑफ कोर्स प्लांट है। सेल वॉल भी होगी मैम, न्यूक्लियस भी होगा, सब कुछ होगा। कैसी सेल होती है प्लांट्स बताना जरा, पढ़ के आए हो? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक है ना आरुष? यूकैरियोटिक, अच्छा वाला न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेल वॉल होगी, सब कुछ होगा। वैक्यूल होगी क्या? हाँ जी मैम होगी, वैक्यूल क्यों नहीं होगी? किसकी भाई? पढ़ा तो लू पहले। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कोई ऑर्गेनिज्म जवान होने के बाद अपने टुकड़े टुकड़े कर लेता है, वही फ्रेगमेंटेशन, और फिर हर एक टुकड़ा नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। बनाओ जल्दी। ये इस तरीके का फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, धागे धागे, और ये अनब्रांच्ड होते हैं। दिख रहा है कहीं से ब्रांच निकल रही है? सीधा एक धागा है, ऐसे होते हैं अनब्रांच्ड। जितनी बातें बताई जा रही हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आउट ऑफ कोर्स नहीं है। कुछ भी छोड़ोगे तो फिर फंसोगे पेपर में। हाँ जी, तो स्पायरोगायरा के बारे में लिखो कि कैसी शक्ल है इसकी, लिखो एक लाइन।
बन गया डायग्राम? बनाओ, लिखो ईच स्पायरोगायरा फिलामेंट, ईच स्पायरोगायरा फिलामेंट, ईच स्पायरोगायरा फिलामेंट has a row of सिलिंड्रिकल सेल्स, 3D में सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल या फिर रेक्टेंगुलर सेल्स, एज अ रो ऑफ सिलिंड्रिकल सेल्स, या रेक्टेंगुलर दिख रही है तो वैसे भी लिख सकते हो। देखो ईच सेल हैज स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, ईच सेल हैज स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, हाँ जी, जो सबसे सिंपल प्लांट होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक बॉडी लिख लो। थैलस लाइक प्लांट बॉडी का मतलब है ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें रूट शूट और लीव्स नहीं होती। बहुत शॉर्ट में लिखवा रही हूं। जिस प्लांट बॉडी के अंदर हमें प्रॉपर तरीके से रूट शूट और लीव्स दिखाई नहीं देती हैं उसको कहते हैं थैलस लाइक। तो ये थैलस लाइक प्लांट बॉडी है। तो कई बार बोर्ड में इसी वर्ड से शुरू करता है वो कि एक ऑर्गेनिज्म है पानी के अंदर, पॉन्ड के अंदर, वो थैलस लाइक प्लांट बॉडी है। तो बताओ कौन हो सकता है? तो तुम समझ जाना, थैलस लाइक का मतलब है जिसमें रूट शूट और लीफ दिखाई ना दे रही हो। ठीक है, आओ जरा पढ़ लो इसको।